अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुशी अब्बासी। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है बायोएनर्जेटिक्स। आज उसका लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या होता है कि फूड ब्रेकडाउन होता है, ठीक, उसमें से हम एनर्जी को हासिल करते हैं। ठीक, दो तरह के, एक तरह का ना सिस्टम और भी होता है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जो फूड होता है ना, वो हमारा टूटता है। ठीक, बड़े बड़े मतलब मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे कि ये हमारा फूड है, ये टूट जाएगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, ये होता है एलिमेंट्री केनाल के अंदर। ठीक है, अब ये हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम। रिस्पायरेशन में क्या होता है कि जब यही जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो छोटे छोटे जो फूड है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट गया है, ये जब जाएगा एक सेल के अंदर, और वहाँ से इनको मज़ीद तोड़कर जो एनर्जी हासिल की जाएगी, इस सिस्टम को हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक, इसका जो अब जो ये सोर्स है, इस एनर्जी का जो सोर्स है, ठीक है, वो क्या है? फूड है। या तो हम उसको हम फूड या फोटो एसिमिलेट्स भी बोलते हैं, मीन्स प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है कि इसमें आप अगर देखेंगे ना, तो जो रिएक्शन है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज बना रहे थे। यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस का उल्टा है। यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये आपस में मिलके क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे और थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होगी। तो अब क्या है कि सेल्स क्या करते हैं, सेल्स फूड के मॉलिक्यूल से रिलीज करते हैं केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब ब्रेकडाउन होता है फूड मॉलिक्यूल्स का, और वहाँ से क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक, तो सिंपल इसमें क्या है कि ग्लूकोज जो होगा, जो कि प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, मतलब फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है। ठीक, ग्लूकोज प्लस में जो ऑक्सीजन होती है, उसको मिलाकर क्या कहते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेते हैं। हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे और फिर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर और थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होगी, हमें एनर्जी चाहिए होगी। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है कि एनाबॉलिक रिएक्शन है, मींस नॉर्मली दो चीज़ें मिलकर आपस में एक प्रोडक्ट बना रही हैं। और जो रिस्पायरेशन है वो इसका उल्टा है, वो है कैटाबॉलिज्म। ठीक, वहाँ पर क्या है कि एक चीज़ टूट के दो चीज़ें बना रही हैं, वहाँ पर चीज़ टूट रही है। मतलब अगर आप इसको सीधा लेकर जाएंगे इस तरह से तो ये फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे उल्टा वापस करेंगे तो ये बन जाएगा रिस्पायरेशन। अगर अब यहाँ पे इक्वेशन में देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि जो एक मॉलिक्यूल है किसका, ग्लूकोज का, वो रिएक्ट कर रहा है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स ये एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, ये रिएक्ट कर रहा है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ठीक, और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है कि प्रोडक्ट में बन रहा है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी है एटीपी, वो बन रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और 6 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वाटर के। 6 मॉलिक्यूल्स बन गए कार्बन डाइऑक्साइड के। ओके, ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और प्लस में एक एनर्जी रिच कंपाउंड बन रहा है जिसको हम एटीपी बोलते हैं। ठीक, इसको हम एनर्जी की करेंसी भी बोल सकते हैं। अब एक तरह का एक और प्रोसेस होता है जिसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं या वेंटिलेशन बोलते हैं, तो वो भी होता है। अब क्या है कि बहुत से लोग रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग को बिल्कुल सेम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ब्रीथिंग होती है कि गैस को इन एंड आउट करना, मीन ऑक्सीजन अंदर आता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर चले जाता है, मीन्स हम सांस लेते हैं, एयर अंदर आती है। ठीक, इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग, और जिसका ब्रीथिंग और इसका ही दूसरा नाम हम दिया जाता है जिसको हम वेंटिलेशन भी बोलते हैं। इसी का ही दूसरा नाम है वेंटिलेशन। कि अब यहाँ पर क्या है कि कह रहा है कि रिस्पायरेशन जो होती है ना, वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, वो जो कि सेल के अंदर होता है और वो रिलीज करता है एनर्जी को, किस में से, फूड में से। और जबकि जो ब्रीथिंग है वो एक मूवमेंट है एयर की, कि एयर इन होती है और आउट होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। क्या कि ऑक्सीजन हम अंदर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर देते हैं। ठीक, ये दो अलग प्रोसेस हैं, और इसी ब्रीथिंग को हम वेंटिलेशन भी बोलते हैं। अब एक किस्म का एक और प्रोसेस होता है जिसको हम गैसेस एक्सचेंज बोलते हैं। अब ये क्या है कि हमने सांस ली, ठीक है, एयर अंदर की। ठीक, तो क्या है कि वो एल्वोलाई जो होता है, ब्लून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, एल्वोलाई जो है जिसको हम ब्लून लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, वहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन जो होगा ना वो ज़्यादा होगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसका जो लेवल होगा वो होगा कम। ठीक, अब यहाँ पर एक आ रही है हमारी ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, हमारा जो मतलब जहाँ पर ब्लड है, अब इस ब्लड के अंदर क्या है, इस ब्लड के अगर हम देखें तो इस ब्लड के अंदर है ऑक्सीजन बिल्कुल कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा, और जो ऑक्सीजन होगा वो यहाँ से इधर आ जाएगा ब्लड के पास। और जब ब्लड के पास जाएगा तो वहाँ पर ब्लड के थ्रू वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर जाएगा, और वहाँ पर अपनी ऑक्सीजन और फिर वहाँ पर अपनी रिस्पायरेशन करेगा। ठीक, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और जो यहाँ पर जो वो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो इस एल्वोलाई के अंदर चला जाएगा, और वापस जब गैसेस एक्सचेंज होंगी, मीन्स फिर से जब हम अपनी सांस को
वापस आउट करेंगे, मीन्स इन एंड आउट करते हैं, तो जो हम बाहर निकालेंगे सांस को, तो वो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल जाती है, वो बाहर रिलीज हो जाती है। ठीक, तो दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक है ब्रीथिंग, जब हम सांस लेते हैं, ठीक, एल्वोलाई के अंदर आएगा, इट्स मीन ये गैस को एक्सचेंज करेगा, गैसेज एक्सचेंज होता है यहाँ पर। ठीक, रिस्पायरेशन कब, जब सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंच जाएगा और वो फिर अपना एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, तो वो हो जाएगी रिस्पायरेशन। ठीक, तो ये अलग अलग टर्म्स होते हैं। तो ये क्या है कि ये अलग अलग हैं, ये सारे जितने भी टर्म्स हैं ये डिफरेंट हैं, बट क्या है कि लिंक्ड टुगेदर, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और क्या करते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन मतलब करवाते हैं कि पॉसिबल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो सके एट सेलुलर लेवल पर। अब क्या है कि दो टाइप्स की रिस्पायरेशन होती हैं, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन करवाती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एक होती है एनारोबिक, और जिसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, और एक होती है एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक, सबसे पहले अभी हम बात करेंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन के अंदर, या फिर जिसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ये क्या है, ये प्रिमिटिव टाइप की है रिस्पायरेशन, ठीक है, जो कि होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, मतलब विदाउट ऑक्सीजन ये होती है, इसीलिए हम इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, इसीलिए हम इसको एनारोबिक रिस्पायरेशन भी बोलते हैं, फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। क्या है कि जब एवोल्यूशन हुआ था स्टार्टिंग में, तो क्या है सबसे पहले ये यही रिस्पायरेशन होती थी, एरोबिक नहीं होती थी, ये एनारोबिक रिस्पायरेशन ही होती थी। यहाँ पर विदाउट ऑक्सीजन जो कुछ ऑर्गेनिजम्स थे वो सर्वाइव करते थे, ठीक, या सर्वाइव करते भी हैं। अब ये क्या है कि ये एक स्पेशल कंडीशन है जहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन हो या ना हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी एनर्जी बना सकते हैं, ठीक है, टू ब्रेक डाउन फूड विदाउट ऑक्सीजन ये बना लेंगे, ठीक है, इसी को हम एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं, और इसी को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। अब वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं, बैक्टीरिया करता है, फंजाई करता है, ठीक है, एंडोपेरासाइट्स करते हैं। एंडोपेरासाइट्स ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे अंदर होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, तो वहाँ पर ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं, अपनी एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं टू ब्रेक डाउन फूड। एंड सम टाइम इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर भी होता है, हमारे अंदर भी होता है। हमारे अंदर कैसे होता है कि जब पहले तो हमारे अंदर होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक, जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी पड़ जाए, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो फिर क्या होता है कि बॉडी जो है वो स्विच कर जाती है सम टाइम, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए वो स्विच कर जाती है एरोबिक से एनारोबिक रिस्पायरेशन के अंदर, कि वो मतलब उस पर कर सके, क्योंकि क्या है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन के अंदर जो एनर्जी बनती है ना वो बहुत ही कम बनती है, मतलब बहुत कम नहीं, एरोबिक रिस्पायरेशन की बनिस्बत बहुत कम बनती है। तो अब क्या है कि अगर ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन है तो एरोबिक रिस्पायरेशन करेगा, अगर ऑक्सीजन की कमी आ गई, ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर रिएक्शन ना होने से, ऑक्सीजन ना होने से क्या है कि फिर अगर ऑक्सीजन नहीं है, कमी हो गई है, तो फिर क्या है इंसान की डेथ भी कॉज हो सकती है। तो डेथ कॉज होने से बेहतर है कि वो एरोबिक से थोड़ा सा एनारोबिक रिस्पायरेशन पे चला जाए, मतलब एनर्जी बने थोड़ी ही, मगर बने तो सही कि इंसान सर्वाइव कर सके। तो वो उस पर कुछ शॉर्ट टाइम के लिए हमारी जो बॉडी है वो स्विच कर जाती है, ठीक है। तो क्या है कि ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पायरेशन जो ग्लूकोज है वो कम्प्लीटली नहीं टूटता, ठीक, ग्लूकोज है वो कुछ टूटेगा, कम्प्लीटली नहीं टूटता, बिल्कुल लेस अमाउंट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब 5 to 10% क्या करता है ये, एज कम्पेयर टू एरोबिक रिस्पायरेशन अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये वही बात है कि जब अर्थ की एवोल्यूशन हुई थी तो सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी थी वहाँ पर, ठीक है, प्लांट्स वगैरह नहीं थे, फिर जैसे जैसे प्लांट्स डेवलप होते गए, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑक्सीजन को फिक्स करते हैं इन्वायरमेंट में, वो जैसे जैसे आते गए, तो फिर बाद में क्या हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन फिक्स हो गया, और उसके बाद दूसरा जो टाइप है एरोबिक रिस्पायरेशन वो भी डेवलप हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है कि ये एनारोबिक रिस्पायरेशन ही थी। एनारोबिक रिस्पायरेशन के अंदर क्या है कि उसके दो टाइप्स हैं, एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक होता है एसिडिक फर्मेंटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, वैसे इसको रिस्पायरेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। तो इनका जो नाम दिया गया है ये इनकी प्रोडक्ट की बेसिस पे दिया गया है कि इनका प्रोडक्ट कैसा है, ठीक। अगर अल्कोहलिक है तो हम उसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलेंगे, एसिडिक है तो इसमें हमने इसको एसिडिक फर्मेंटेशन बोल दिया है। तो इसमें क्या है कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या है कि बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक। ये क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जब आपस में रिस्पायरेशन करेंगे, जब ये लोग आपस में जब ये रिस्पायरेशन करेंगे तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज टूटता है, ओके, और क्या है कि इथेनॉल बना देता है। इथेनॉल जो OL है, ठीक, ये बिलोंग करता है कि ये अल्कोहलिक फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ये बताता है, ठीक है। तो ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कुछ सम एनर्जी, जैसे कि हमने कहा था कि जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है उसके अंदर थोड़ी अमाउंट में एनर्जी बनती है, ज़्यादा नहीं बनती, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी बनेगी, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ग्लूकोज के पास क्या है, C6H12O6 है, तो यहाँ पर क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स हैं इथेनॉल के, तो ये हो गया 2 to the 4 C4, 2 5 the 10 H10, यहाँ पर 2 1 the 2 O2, 2 1 the 2 H2। अगर हम यहाँ पर देखें और इस ग्लूकोज को देखें तो फिर पता चल रहा है कि ये जो है ये कम्प्लीटली नहीं टूटा, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी बनी है, अगर ये पूरा टूट जाता तो फिर ज़्यादा एनर्जी बन सकती थी, ठीक।
तो कम्प्लीटली नहीं टूटा, इसलिए इसने क्या किया, अब इसका जो प्रोडक्ट बना वो इथेनॉल बना जो ऑयल है, ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए हम इसका नाम रख दिया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ओके, उसके बाद आता है एसिडिक फर्मेंटेशन। एसिडिक फर्मेंटेशन जो है वो एनिमल्स के अंदर होती है, ठीक है। व्हेन एरोबिक रिस्पिरेशन इज नॉट इनफ, जब एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं होती, उसकी जगह पर बॉडी स्विच कर जाती है, एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है, ठीक है, वो स्टार्ट करती है। तो उसके अंदर क्या है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, तो इसलिए हमने इसका नाम रख दिया एसिडिक फर्मेंटेशन। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज टूटा और उसने क्या बनाया, लैक्टिक एसिड बनाया और कुछ एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला देख लें तो ये है C6H12O6, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं एसिडिक लैक्टिक एसिड के। तो यहाँ पर क्या है कि ये 2 बनेगा 2 3 द 6, मतलब ये हो गया C6 2 6 द 12 H12 2 3 द 6 O6 मीन्स ये कम्प्लीटली तो नहीं टूटा, कम्प्लीटली नहीं टूटा है ये, ठीक। इसीलिए ये क्या है कि थोड़ा सा टूटकर ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। अगर इसके मॉलिक्यूल्स पूरे करें, इसको वापस जोड़ दें तो वापस ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक। तो इसके ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, मतलब ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं लैक्टिक एसिड के, इसको जब हम वापस कंबाइन करेंगे तो ये ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक। तो इसमें मेन चीज़ क्या है कि ग्लूकोज कम्प्लीटली नहीं टूटा, ग्लूकोज आधा टूटा है और वो टूटकर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है, और यही जिसमें से जो एनर्जी अब बनी है वो थोड़ी बनी है, ज़्यादा नहीं बनी, क्योंकि ग्लूकोज कम टूटा है। वही बात कह रहे हैं कि जो अमाउंट है एनर्जी का वो प्रोड्यूस होता है एज कम्पेयर टू एरोबिक रिस्पायरेशन, वो बहुत ही थोड़ा होता है, ठीक। जब एनर्जी का जो अमाउंट है वो थोड़ा होता है एथलेट्स के टाइम पर, मसल्स क्या होता है, जब हम कोई वजनी चीज़ उठाते हैं ज़्यादा, तो उसके टाइम पे क्या है हमारी मतलब एक टाइम उठा लेंगे तो वो तो हम एक टाइम अगर हम कोई वजनी चीज़ उठाएं तो वो उठा लेंगे, और जब बार बार एक ही चीज़ को हम उठाते रहें तो फिर क्या होता है, हमारी सांस फूलना स्टार्ट होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि तब ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती है, मीन्स ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, हमारी सांस फूलना स्टार्ट होती है। उसकी जगह पर क्या है कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारी मसल्स के अंदर, तो वहाँ पर क्या है कि फिर हम थक जाते हैं, फटीग होता है, ठीक है, हम थक जाते हैं और मसल्स फटीग हो जाते हैं, हमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जब हम वो वज़न रख देते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, फिर वो क्या होता है कि वही ऑक्सीजन जाकर लैक्टिक एसिड को वॉश आउट कर देता है, और वो बाद में जो ऑक्सीजन है वो वापस एरोबिक रिस्पायरेशन बनना स्टार्ट हो जाती है और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, फिर हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। इस तरह से होता है। तो वही चीज़ है कि सम टाइम जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी जो है वो स्विच कर जाती है एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन के ऊपर। जैसे कि जब हमारी सांस फूल रही थी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई, हम थक गए, मसल थक गए, तो क्या है कि बॉडी पहले कर रही थी एरोबिक, ठीक, ऑक्सीजन ठीक था। जब हमने ज़्यादा वजन उठाना स्टार्ट किया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हुई तो बॉडी ने स्विच कर लिया, वो एरोबिक से एनारोबिक रिस्पायरेशन पे चली गई। जब वहाँ पर गई तो उसने लैक्टिक एसिड बनाना स्टार्ट किया, लैक्टिक एसिड बनाना स्टार्ट किया तो हमारे मसल्स थक गए, हमें दर्द महसूस हुआ। जब हम बैठ गए, हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, वापस ऑक्सीजन आया, बॉडी ने वापस स्विच कर दिया, वो रिस्पायरेशन एरोबिक रिस्पायरेशन बनाना स्टार्ट कर गई, एरोबिक रिस्पायरेशन बनाना स्टार्ट कर गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनने लगी, क्योंकि एनारोबिक में कम एनर्जी बन रही थी, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनी और हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक हो गई, हमारा जो दर्द वगैरह होता है वो बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक। तो ये प्रोसेस था। अब लास्ट टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस क्या है, एनारोबिक रिस्पायरेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। अब हमने डिस्कस कर लिया है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है वो होती है इमरजेंसी के टाइम पर, मतलब ऑक्सीजन ना हो तो डेथ कॉज होने से बेहतर है कि हम एनारोबिक रिस्पायरेशन कर लें। थोड़ी ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी लेकिन होगी तो सही, लेकिन काम चल जाएगा थोड़ी वाली से, तो इसलिए मतलब डेथ से तो बेहतर है ना, इसलिए हम एनारोबिक रिस्पायरेशन कर लेते हैं तब जब इमरजेंसी होती है, ठीक है, मतलब जब ऑक्सीजन ना हो, एरोबिक रिस्पायरेशन ना हो, तो हम एनारोबिक रिस्पायरेशन कर लेते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक, कि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके, ठीक है, जब इमरजेंसी हो। बिल्कुल ये होता है बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक। अब हमने देखा था कि एसिडिक फर्मेंटेशन है, उसमें क्या है कि लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, लैक्टिक अब एसिड्स वगैरह बन रहे हैं। अब ये एसिड्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि विनीगर वगैरह है जो कि कमर्शियली तौर पर इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ होते हैं, ठीक है, बाय एसिडिक फॉर्मुलासेशन। तो इन्हें कमर्शियली तौर पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है। और एक टर्म था कि अल्कोहलिक रिस्पायरेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। वहाँ पे क्या है कि इथेनॉल बन रहा था, कि अब क्या है कि उस रिएक्शन में क्या होता है कि इथाइल अल्कोहल बनता है, जो कि ये प्रोसेस जो है कमर्शियली तौर पे यूटिलाइज़ किया जाता है अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने के लिए, जैसे कि बियर हो गई, वाइन हो गई या दूसरे ब्रेवेजेस हो गए, मीन्स इसी तरह से अल्कोहलिक चीज़ें बनाने के लिए, ड्रिंक्स वगैरह बनाने के लिए, ये सब कुछ कमर्शियली तौर पे यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि इसमें क्या है कि जब प्रोडक्ट
बन रहा है, एनर्जी बन रही है, तो साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ हो रहा है। तो बेकिंग इंडस्ट्रीज़ जो होती है, वहाँ पर क्या है कि जब एनारोबिक मतलब जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है ना, तो बेकिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो जो मतलब जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है, वहाँ के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो प्रोड्यूस होती है ना, वो हम यूज़ कर लेते हैं बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर। वहाँ पर क्या करता है कि जो बेकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो काफ़ी फूले-फूले होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं शेप में, जैसे कि केक है, ब्रेड्स हैं, ये सब कुछ क्या है, ये वहाँ पर जो है ये सब कुछ क्यों इतने सॉफ्ट और इतने फूले-फूले हुए थे, ये सब कुछ होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और यहाँ पर क्या है कि ऑल्सो ब्रेक डाउन स्टार्च, स्टार्च को भी जैसे कि मतलब ब्रेक डाउन किया जाता है कॉम्प्लेक्स शुगर के अंदर, क्या करने के लिए? ब्रेड और पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए। ओके, तो ये था हमारा एनारोबिक रिस्पायरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करेंगे और उसके मैकेनिज़्म वगैरह की बात करेंगे।